हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आपके लिए फिज़िक्स का प्रैक्टिस सेट 1, इसके अंदर आपने जो हमें सेट भेजे हुए हैं उसको हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक साथ पूरा नहीं करा सकते। थोड़ा सा छोटी वीडियो में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर फिजिक्स का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर द डी ब्रोगली वेव्स, द लुईस डी ब्रोगली दे रखा है। चलिए भाई, दे रखा है क्या नाम दे रखा है यहाँ पर, द लुईस डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी E। अब इसमें ये बताना है कौन सा इसका है भैया, कौन सा रिजल्ट है इसका, ये बताना है। तो अब हमें पता है, देखिए सबसे पहले हमें क्या पता है, हमको क्या पता है यहाँ पर इसका जो रिजल्ट होता है वो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, याद कीजिए आप। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, याद कीजिए, H/P होता है, H/P ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर तो सर ऐसा कुछ है ही नहीं। P क्या है यहाँ पर H क्या है, H यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है हमारे पास यहाँ पर। और P क्या होता है हमारे पास, P मोमेंटम होता है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये होता है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ रिजल्ट है ही नहीं। लेकिन आपको पता है H तो नज़र आ रहा है लेकिन P नज़र नहीं आ रहा है यार। तो P के लिए क्या किया जाए, तो P के लिए आपको रिजल्ट पता है। देखिए, हमें ऑप्शन निकालने होते हैं, ऑप्शन देने रखे होते हैं, हमें निकालना पड़ता है ऑप्शन। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो देखिए लैम्डा और H दो नज़र आ रहा है सभी के अंदर, लेकिन P नज़र नहीं आ रहा। तो P की वैल्यू क्या होती है, P इक्वल टू होती है हमारे पास MB होती है हमारे पास। एक इस इक्वेशन को दिमाग में बैठा लिया, P इक्वल टू MB होती है। अब उसमें काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है भाई, इसमें आ भी रही है। और ये क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपल सी बात है, E की वैल्यू होती है हाफ mv² होता है हमारे पास, हाफ mv²। ये याद कीजिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाफ mv² होता है हमारे पास, हाफ mv² होता है। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उसी में बात कर लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको रिजल्ट में, लैम्डा मिल रहा है, H मिल रहा है, M मिल रहा है और E मिल रहा है। लेकिन अब हमारे पास क्या क्या नहीं मिल रहा है, इसमें V नहीं, P नहीं है और V नहीं है। ये दो हमारे पास दे रखे हैं, मोमेंटम भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है इसके अंदर से। तो इनको रिमूव कर दीजिए। तो रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ से V की वैल्यू निकाल लो आप। V की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2E हो जाएगा हमारे पास, और ये निकलेगा MB² आ जाएगा, MB² हो जाएगा हमारे पास, MB² यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। या एक काम कर लीजिए, ठीक, ओके। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या करें, V² की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी हमारे पास, V² की वैल्यू निकालेंगे तो 2E/m हो जाएगा। और V की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में वैल्यू आ जाएगी जी, रूट में 2E/ में कर लो, इस तरीके से कर लो ये वैल्यू। अगर इस वैल्यू को क्या किया जाए, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया जाए, तो P की वैल्यू क्या निकलेगी, तो P की वैल्यू निकलेगी यहाँ से PMV। V की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट के अंदर 2E है हमारे पास, 2E है, और अपॉन में क्या है, रूट m है। तो देखिए रूट m से रूट m बार कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में यहाँ पर रूट में 2em हो जाएगी, 2em। तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, H/P की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, रूट के अंदर 2em हो गई, 2em। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू H/2 रूट में 2em, ये वाला ऑप्शन हो गया, लैम्डा ए वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। देखिए, तो इस तरीके से हम बिल्कुल निकाल सकते हैं P की वैल्यू, हो गया करेक्ट। तो इस तरीके से निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, ऑप्शन निकालना होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन निकल चुका है। तो ये ऑप्शन निकलेगा कैसे,
ये ऑप्शन कैसे निकलेगा, जब आपने बिल्कुल थ्योरी को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, अच्छे तरीके से रीड कर रखा है, तो आप जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर दे पाएंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर आपने टप्पा टेरी से थ्योरी कर रखी है तो मज़ा नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, आप हमसे जुड़ते हैं तो प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में आपके थ्योरी के कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, देखिए यहाँ पर इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी डी, तो अब आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी डी से, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन विच रिलेशन अमंग द फॉलोइंग ऑबेज ओम्स लॉ। भाई ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास, वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होता है। तो ओम्स लॉ क्या है कि जहाँ पर ये इस रूल्स को फॉलो करते हैं तो उसे मानते हैं भाई ओ भी कर रहा है, बात मानना है। तो देखिए अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। जैसे सपोज कर लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी हो, इसके अंदर जो भी वेलोसिटी होगी उसे क्या बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं वेलोसिटी, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है किसके अंदर, इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्हें जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन की जो भी वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम कैसे लिखेंगे, वी डी प्रोपोर्शनल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल का जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या इसका कंडीशन है, वी डी इजकल टू इक्वल साइन लेते हैं और एक कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं। अब आप बता पाएंगे इसका कांस्टेंट क्या आएगा हमारे पास, इसका कांस्टेंट क्या आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं म्यू, एक म्यू यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना होता है, लेकिन कहीं पर वो डिफाइन होता है, डिफाइन नहीं है वैसे मोस्टली डिफाइन होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर लिखेंगे म्यू क्या है, म्यू इज ए कांस्टेंट, म्यू इज ए कांस्टेंट, म्यू हमारे पास क्या कांस्टेंट है, इसे क्या बोलेंगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये सब चीज़ें आप थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ से यही निकल पाएंगी। और क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से फास्ट, अब आपके डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन सी क्वेश्चन सी दे रखा है, सी पार्ट इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर द पाथ ऑफ द स्केटर्ड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, देखिए अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के जो स्कैटर किए थे किसने किए थे, रदरफोर्ड ने किए थे। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कोई हमारे पास एटम है, एटम वाले मॉडल में किए थे। अब ध्यान दीजिए, दोबारा ये क्या हो गया, ऐसे बनाते हैं। चलिए रदरफोर्ड ने इस तरीके से कोई एक एटम लिया था, एक गोल्ड लेयर ली थी, गोल्ड की थिन लेयर ली थी। उसमें क्या किया था, उसने अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए थे, अल्फा पार्टिकल ध्यान दीजिए इस तरीके से किए थे। यहाँ पर आप याद कीजिए इस तरीके से किए थे। तो जब आपने देखा यहाँ पर क्या एक यहाँ पे एक हैवी पार्ट होता है इन मिडल, यहाँ पे मिडल में क्या होता है, एटम के मिडल में क्या होता है, एक हैवी पार्ट होता है, इसे क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ जो पार्टिकल थे वो सीधे चले गए थे इस तरीके से, और कुछ जो पार्टिकल थे तो वो क्या चले गए थे, जैसे मान लो ये है हमारे पास, तो इस तरीके से गए थे, देखिए इस तरीके से निकल गए थे ना, ये सीधे चले गया तो इस तरीके से गए थे, ठीक, कुछ लौट गए थे। तो यहाँ पर जो शेप बनती है वो किसी बनती है, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक क्या होता है, हाइपरबोलिक इमेज इस तरीके से होती है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर जो शेप बनती है वो हाइपरबोलिक वाली कंडीशन बनती है। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि जो अल्फा यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल थे उनके स्कैटरिंग किया था, किसने कराया था, ये रदरफोर्ड ने किया था। और उनका पाथ कैसा रहता है, हाइपरबोलिक रहता है, ये हमें बिल्कुल मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बिल्कुल तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसका डी इज द करेक्ट आंसर। और ये आपका क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या करेंगे, द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 4, किसी नहीं होती है भाई, देखिए यहाँ पर द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 4। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने पढ़ा है एक प्रिज्म वाला पढ़ा है,
तो उसमें आपको लाइट की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है कि यहाँ पर क्या दे रखी थी, एक प्रिज्म था हमारे पास, एक प्रिज्म था इस तरीके से। यहाँ पर क्या गया, एक लाइट डाला गया, तो यहाँ पर एक पट्टी रखी गई, पट्टी रखी, तो उसने देखा यहाँ पर भाई एक लाइट में से कि यहाँ पर कुछ कलर्स दिखाई दिए। कलर कैसे दिखाई दिए, क्या सीक्वेंस था, VIBGOR, याद कर लीजिए 7 रंगों की पट्टी थी, ये 7 रंगों की पट्टी थी, VIBGOR। तो यहाँ पर क्या होता है, कहीं पर फ्रिक्वेंसी, तो देखिए अगर इसकी यहाँ पर जैसे सपोज करो, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, फोकल लेंथ की बात कर रहा है, फोकल लेंथ कह रहा है मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो V की तो वायलेंट बैंगनी रंग होता है, इससे ये होता है बैंगनी रंग, यहाँ पर इंडिगो, I से इंडिगो जामुनी रंग, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। इस तरीके से ये हमें 7 कलर की पट्टी मिलती है प्रेम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोकल लेंथ की बात करें तो इसकी मिनिमम फोकल लेंथ होती है, मिनिमम फोकल लेंथ होती है। लेकिन जब आगे बढ़ते आगे इससे इसकी अधिक होती है, इससे अधिक होती है, और इसकी क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है। मैक्सिमम फोकल लेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है। तो समझ में आ गया। तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है, अगर यहाँ पर जो मैक्सिमम होगी तो यहाँ पर मिनिमम होगी। अब यहाँ पर जो क्या होता है सीक्वेंस कि इसकी कम है, इससे इसकी अधिक होगी, इससे अधिक होगी, और लास्ट में आगे R की सबसे अधिक हो जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेड लाइट किसका क्लियर हो जाएगा, रेड लाइट, कि रेड लाइट की जो फोकल लेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए करते हैं आपका, ये है आपका पार्ट ई वाले पार्ट को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द पावर ऑफ कंज्यूम्ड इन ए अल्टरनेटिव करंट इन ए सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर विल बी, इसकी P इक्वल टू 0। इसमें रिजल्ट होता है P की वैल्यू 0 होती है, P की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन में F ये दे रखा है, इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दे रखा है फोर्स ऑफ 80 न्यूटन वर्क्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट इन एयर में दे रखे हैं यहाँ पर, व्हेन दीज चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन वर्क्स ऑन इट, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम विल बी। तो भाई इसका यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जब 2 फोर्स दे रखे हैं एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है ये मान लिया मीडियम पर है, ये किसी मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास वैक्यूम है, हमारे पास जैसे एयर में ले लिया, एयर में अपॉन की, ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास। इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हम K की वैल्यू निकालेंगे, K की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, F एयर में वैल्यू और यहाँ पर मीडियम में वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, मीडियम वैल्यू निकालनी है। तो F एयर की वैल्यू दे रखी है उसने 80 देखी, देखिए अब क्या दे रखी है, 80 दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 80 दे रखी है, और मीडियम में वैल्यू दे रखी है 8, ठीक है, क्या दे रखी है, 8 दे रखी है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर सॉल्व होगी, क्या हो जाएगा 10। तो K की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 10 निकलेगी, K की वैल्यू निकलेगी 10। इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है। देखिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसको समझना है, इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर में क्या करना है, बिल्कुल ना समझेंगे। देखिए यहाँ पर फाइंड द रेशियो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर की बात कर रहा है भाई, और दैट ऑफ द लेंस व्हेन इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड की बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल पार्ट में दिमाग घुसाना होता है। अगर न्यूमेरिकल पार्ट हमारे दिमाग में बैठ गया तो भाई आप थ्योरी तो ज़बरदस्त तरीके से लिखते जाएंगे। इसके लिए आपको पता है, आपने लेंस से रिगार्डिंग आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा होगा और आपको याद है तो ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप लिख रहा हूँ, आप उसे अच्छी तरीके से सजा बजा के लिख सकते हो। जिसमें लिखा लेंस, तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, याद कीजिए भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आप याद कीजिए यहाँ पर। तो इस तरीके से होता है 1/f, मैं लिख देता हूँ 1/f, और यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पर देखिए एन लेंस, और यहाँ पर एन क्या होता है, यहाँ पर मीडियम में होता है, मीडियम, और यहाँ पर इस तरीके से ले निकालेंगे तो 1/r1 और -1/r2, 1/r2 ये होता है हमारे पास। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला, लेकिन वो एयर की बात कर रहा है यहाँ पर, इन एयर। अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एफ क्या हमारे पास, एफ को डिफाइन कर दो, फोकल लेंथ, ये क्या हमारे पास फोकल लेंथ है हमारे पास, फोकल लेंथ। अगर यहाँ पे एन लेंस पूछ रहा है कि इसे डिफाइन करना है, डिफाइन कर दो। देखो ऐसे लिखेंगे तो इसी तरीके से पूरे पे आपको पेज के अंदर पूरा कवर हो जाएगा, लगेगा आप कुछ लिख कर गए। तो लिखने का तरीका भी हमें आना चाहिए, ऐसा नहीं हर चीज़ को रट रहे। तो हमें पता है एन लेंस क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगर आपको निकालना है यहाँ पे एन मीडियम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर एन मीडियम? तो देखिए ये भी क्या है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मटेरियल, यहाँ पर ऑफ सराउंडिंग मटेरियल। ठीक है, जो सराउंडिंग दे रखा है उसके हिसाब से मटेरियल, सराउंडिंग मटेरियल के हिसाब से, मीडियम के हिसाब से, जो भी आप सराउंडिंग मटेरियल ले रहे हैं उस तरीके से डिफाइन कर लेंगे, इस तरीके डिफाइन कर लेंगे ना। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, और क्या डिफाइन करना है आपको। अब यहाँ पर R1 R2 क्या है, यहाँ पर R1 एंड R2 इसको डिफाइन कर दो अलग अलग। यहाँ पर ये क्या है, फोकल, यहाँ पर रेडियई ऑफ कार्वेचर ऑफ लेंस सरफेस, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ मान के लेके आप इसे डिफाइन करेंगे ना, इसी से हमारा काफ़ी जो भी उतना में लिखना होता है वो लिख जाएगा। ठीक है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल तरीके से। तो देखिए अभी मैं लेंस मेकर फॉर्मूला ही था, उसी लिखा है, उसमें आपको मतलब 7-8 लाइन बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, चलिए इसको तो इरेज कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे, ये तो मैंने वैसे ही डिफाइन किया है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, देखिए तो बिल्कुल आपके जितना भी लिखना होगा वो सब लिख जाएगा। आपको फालतू में जो आप रटने में लगे रहते हैं वो रटने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें पता है इन एयर, हमें पता है ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे इन एयर। और इन एयर में देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, मीडियम चेंज करना पड़ेगा। हमने अब मीडियम क्या ले लिया, एयर ले लिया, तो यहाँ पर एन एयर। तो देखिए हमको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है हमारे पास, 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा हमें 1/f, यहाँ पे लिख दीजिए, किस में ले रहे हैं, एयर पे ले रहे हैं हम, एयर पर। तो ये क्या हो जाएगा, एन लेंस -1 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1/r1 आएगा, -1/r2 आएगा हमारे पास। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब दूसरा टाइप ले रहे हैं, यहाँ पर किस में लेना है, लिक्विड में लेना है आपको। तो इन लिक्विड में कुछ चेंज नहीं होता भाई, लिक्विड की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर 1/f लिखेंगे, यहाँ पर लिक्विड लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन लेंस हो जाएगा हमारे पास, एन लेंस माइनस एन लिक्विड हो जाएगा। यहाँ पर यही इस तरीके से आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब निकालना क्या हमें, पहले सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले लेंगे यहाँ पर लेंस, एयर वाला लेंगे। ठीक है, एयर वाला लेंस लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये यहाँ तो बताइए ये स्टेप क्लियर सभी के। चलिए देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं जो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है उस तरीके से हम क्या करें, आप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें लेना कैसे, किस तरीके से, देखिए अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई यहाँ पर कि यहाँ पर फोकल लेंथ लेनी है, ईयर की लेनी है, और यहाँ पे क्या लेनी है, फिर आपको लिक्विड की लेनी है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो ये कब आएगा, तो इसकी ये वैल्यू कब आएगी, तो यहाँ पर पहले ऊपर आएगी 1/f, लिक्विड लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लेंगे, लिक्विड। क्यों लिया है अभी बताता हूँ। और यहाँ पर 1/ क्या करेंगे, f एयर करेंगे, एयर। क्योंकि देखिए अब जो फोर्थ वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वैल्यू नीचे आएगी तभी तो आएगी। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास भाई, 1/ लिक्विड की वैल्यू तो ये हमारे पास। और इन दोनों, ये दोनों जब डिवाइड करेंगे ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा, ये वैल्यू ऊपर पहुँच जाएगी यहाँ पर, एन लेंस माइनस एन लिक्विड, ये ऊपर पहुँचेगी। और नीचे क्या जाएगी, एन लेंस -1, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। देखिए तो बिल्कुल इजीली तरीके से एक्सप्लेन हो गया। इसमें न तो हमें कुछ याद करना पड़ा, न रटना पड़ा, आराम से लेंस मेकर से ही क्या किया हमने, व्यवस्था कर ली। तो सबसे पहले क्या करो, आप एक्सप्लेन करना सीखिए, एक्सप्लेन करना सीखिए। इसमें ज़्यादा रटना नहीं है। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, साइंस सब्जेक्ट इसलिए ही ईजी है कि आप उसमें कंसेप्ट को डेवलप कीजिए और आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए आगे मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए ये हो गया, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं किया, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कहीं आपके मार्क्स काट लिए जाए, आपने पूरा एक्सप्लेन किया है।
चाहे क्वेश्चन कितनी मार्क्स में आप पूरा करेंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है ये, अगर लॉन्ग में आता है तो और भी आप इसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2B दे रखा है भाई। अब ये क्वेश्चन नंबर 2B दिया हुआ है, इन हाइड्रोजन एटम व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर देखिए, अब इसमें मुझे यहाँ पे आपको क्या बताना है, देखिए अब यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर देखिए इन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है ये बताना है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट मत लिख दीजिए यहाँ पर 13.6, इसकी वैल्यू क्या होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसकी। सिंपल सी बात है, लिख देंगे, यही पूछ रहा है इसके अंदर, ज़्यादा एक्सप्लेन करना ही नहीं है उसके अंदर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए ये दे रखा है, ये आपने को यहाँ पर दे रखा है C2 का C पार्ट दे रखा है। इसमें कैसे करेंगे, राइट द डेफिनेशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताना भाई। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होता है हमारे पास, सिग्मा इक्वल टू यहाँ पर होता है 1/ρ होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है हमारे पास, ये याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, रो इक्वल टू यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। देखिए अब यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर रो दे रखा है, रेस्टिविटी दे रखी है यहाँ पर। तो देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, एक मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करती है, हाउ वेल इट कैन कंडक्ट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें आपको ये इंडिकेट करती है कि इसमें इलेक्ट्रिक कंडीशन की, यहाँ पे देखिए, हाउ वेल इन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी एंड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एबिलिटी। किस पे डिपेंड करती है, एक तो इस पर डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, ये हो गया। तो हाई, देखिए यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो क्या है, इम्प्लाई दैट द मटेरियल इजीली अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट टू पास थ्रू द पास थ्रू इट वाइल लो पास थ्रू इट वाइल लो कंडक्टिविटी मीन इट रजिस्टर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका डायमेंशन निकालेंगे बेटा, डायमेंशन इस तरीके से निकल के आ जाती है, इस तरीके से। ठीक है, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3 और a की पावर 2। तो देखो कुछ हमें यहाँ पर याद ही करना पड़ेगा, निकालना सीखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थ्योरी में ही अच्छी क्लियर हो पाती हैं, क्यों ये टॉपिक क्या होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वहीं पर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो पाते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी लिखना चाहेंगे इसमें लिख सकते हैं। तो हमारे पास हमने मालूम चल गया कि भाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है, और यहाँ पर क्या है मटेरियल एबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, मटेरियल एबिलिटी टू अलाउ फ्री फ्लो, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस। एलान भी आपको याद रखना पड़ेगा, मट किस पे डिपेंड करेगा, एक तो इस पर करेगी, रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करेगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी पर रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मटेरियल्स एबिलिटी टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये आपको पॉइंट आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे भाई, ये पॉइंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपके लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है, विच वैल्यू ऑफ करंट डज द अमीटर यूज्ड इन एसी सर्किट मेजर। देखिए अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, विच वैल्यू ऑफ डज द अमीटर यूज्ड इन एसी सर्किट मेजर। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ा है आपने। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पर उसका क्या है हमारे पास, तो आपने पढ़ा IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई, चलिए ये कर देता हूँ यहाँ से। तो आपने पढ़ा यहाँ पर IRMS, यहाँ पर I क्या होती है, पीक वैल्यू अपॉन √2। ठीक है, और यहाँ पर IRMS क्या है, RMS क्या है यहाँ पर, रूट मीन स्क्वायर
रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर का यहाँ से आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे करंट ऑफ रूट मीन स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है आई पीक, ठीक है। और यहाँ पर दिखा देंगे इसी लेकर के, और यहाँ पर आप चार्जेस के जो आप क्या करना है यूज कर रहे हैं तो वहाँ भी दिखा देंगे। क्यू की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो क्यू पे चार्ज होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा देखिए, यहाँ पीक वैल्यू दिखा दीजिए कि यहाँ आई पीक क्या होता है कि यहाँ पर, और आई आर एम एस क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन कर देंगे। तो इस तरीके से ये थ्योरेटिकल को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली वहीं पर जो पढ़ रहे हैं तो वहीं पर अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो थोड़ा इतना ही रखते हैं, फिर आगे ये क्वेश्चन थोड़ा आगे से डिस्कस करेंगे आपके साथ। और तो कोई क्वेश्चन है नहीं आपके लिए? चलिए और भी क्वेश्चन है आपके साथ, देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ आपके साथ। ये भी क्वेश्चन है, देखिए दे रखा है आपके लिए, क्या दे रखा है, हाउ मच चार्ज इज देयर ऑन होल, ड्रॉ द सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो देखिए पीएन जंक्शन डायोड को थोड़ा सा जब वहाँ पर देखिए माइक्रोवेव्स हैव ए हायर फ्रिक्वेंसी देन द रेडियो वेव्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, माइक्रोवेव्स होती है वो यहाँ पर हायर फ्रिक्वेंसी होती है। क्या होती है, हायर फ्रिक्वेंसी होती है किसकी, रेडियो वेव्स की। देखिए अगर जहाँ पर जो वेव्स का एक पाथ बनता है, वेव्स का पाथ बनता है, उस पाथ को दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको बिल्कुल ये पता होगा किसकी वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसकी कम है, तो ये वहाँ से डिफाइन कर पाएंगे। तो वो पाथ भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, रेडियो वेव्स टिपिकल हैव फ्रीक्वेंसी रेंजिंग क्या होती है, फ्रॉम्स की अबाउट 3 हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ऐसी माइक्रोवेव्स होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी रेंज 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर के और 300 मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज तक होती है। विच मीन दे आर ए सबसेट ऑफ रेडियो वेव्स बट विद हायर फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ पर देखिए इसकी रेंज कितनी है, इतनी है यहाँ पर किसकी, रेडियो की। और जबकि देखिए रेडियो की रेंज कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है हमारे पास, और जबकि माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। तो यहाँ पर लिखा ना सबसेट ऑफ, तो बोल सकते हैं रेडियो जो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करने ये डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें अपने तरीके से लिखना होता है। आप थोड़ा सा वहाँ पर ऐसा नहीं कि बुक में दे रखा है वही रट रहे हैं, ऐसे एग्जाम की तैयारी नहीं होती है। आप अपने तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है, अपनी तरीके से तैयारी कीजिए। ये कंसेप्ट में जब टॉपिक डिस्कस करूँगा वहाँ भी आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। देखिए वो वहाँ भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। ये कहाँ से आ गया, चलिए आज की वीडियो में हम इतने लेके आ रहे हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसके लिए थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस सेट तो आप करा रहा हूँ, लेकिन मज़ा तभी आता है जब टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया गया हो। टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया गया है तो वहाँ पर क्वेश्चन बनाने में बड़ा मज़ा आता है। क्वेश्चन के आंसर हम अपने आप दे सकते हैं, कैसे आंसर लिखा जाता है ये आपके टॉपिक के साथ में आपके साथ डिस्कस किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट को हम डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे बाकी जितनी रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।